अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। अहम इश्यूज़ की तरफ आने से पहले मैं ज़रा सा इमरान खान साहब के उस स्टेटमेंट और रवैये की तरफ चला जाता हूँ, क्योंकि आज उनकी हुकूमत है और वो जो कर रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। अपोजिशन में वो क्या कहते थे इदारों के बारे में। चलें, अपोजिशन के बारे में जब वो हुकूमत में थी अपोजिशन, तो या दूसरी जो सियासी जमातें थी उनके लीडर्स के बारे में जो उनके स्टेटमेंट होते थे वो तो होते ही थे, लेकिन जब अपोजिशन लीडर थे या वो एक सियासी लीडर थे और हुकूमत में नहीं थे इमरान खान साहब, तो पूरी दुनिया में हमारे अहम तरीन इदारों को जो है वो निशाना बनाते थे। इवन के अहम तरीन इदारा फ़ौज को, उसके जर्नल्स को और बहुत जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते थे, मैं कोड नहीं करना चाहता क्योंकि वो बड़ी शर्मिंदगी वाले स्टेटमेंट्स है और हमारी ये इदारा इस मुल्क की बका का ज़ामिन है, लेकिन उसके बारे में, उनके जर्नल्स के बारे में उनके स्टेटमेंट मौजूद हैं। इवन टीवी टॉक शो में उन्होंने बहुत ही गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए जर्नल्स के बारे में। चाहे आपके अख्तलाफात हो सकते हैं किसी से भी, जर्नल से भी हो सकते हैं, सहाफ़ियों से भी हो सकते हैं, अपोजिशन से भी हो सकते हैं, आपके जजेस से भी हो सकते हैं, लेकिन जो अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं वो अल्फाज गैर जमहूरी, गैर पार्लिमानी, तो एक आम सा लफ्ज़ है, अखलाकियात से घिरे हुए अल्फाज होते हैं वो। बाहर तो वो कंटेनर पे खड़े होकर आईजीज़ को भी कहते थे कि मैं तुम्हें देख लूँगा, और धमकी देते थे वो, और कहते थे कि मैं तुम्हें अपने हाथ से फांसी दूंगा। यही रवैया आगे बढ़ा और इनके अक्सर आपने देखा है मुशीर वज़ीर वो भी यही अमल करते हैं। अभी जो हालिया सिचुएशन है उसमें यह है कि जी जो इदारा इनके वज़ीर आज़म की हैसियत से काबू में आ गया, उस इदारे को उन्होंने इस्तेमाल किया। कोई भी इदारा हो, एक इदारे के साथ तो इनका कौमी पेज ऐसा है बकौल उनके कि हम एक पेज पे हैं। उस पेज के बुनियाद पर इन्होंने पाकिस्तान में जो धमकियां दी हैं, जो यहाँ पे इंतकाम की और आपके कहना चाहिए दहशतगर्दी की कार्रवाई की है, इसको मैं दहशतगर्दी कहता हूँ। चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो कोई और इदारा हो, कोई लोग हो, इमरान खान साहब ने सिर्फ एक इदारे की बुनियाद पे जो जिसके साथ वो कहते हैं कि मैं एक पेज पे हूँ, उसकी सपोर्ट की बुनियाद पर ये सारी चीज़ें उन्होंने की और बहुत ख़तरनाक स्टेटमेंट्स भी दिया और ख़तरनाक जो है अमल भी किया। बहरहाल तो ये इसलिए मैं कहता हूँ कि जिस दिन उस इदारे ने इमरान खान साहब से लाताल्लुक़ी का इजहार किया, उस दिन इमरान खान साहब की असल ताकत नज़र आएगी और वो कितना चीख सकते हैं उसमें और कितनी धमकियाँ दे सकते हैं और किस तरह का सियासी इंतकाम कर सकते हैं, वो वक्त बताएगा। इदारे उन्होंने इस्तेमाल किए, चेयरमैन नैब इस्तेमाल हो गए। क्यों नहीं इस्तेमाल हो गए दुनिया जानती है। उनकी वीडियोज़ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास मौजूद हैं या प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो लोग हैं उनके पास मौजूद है। यही आप सामने चीज़ें आती हैं, आपको पता है, और रिलीज़ भी हुई है। जो इदारे उनकी बात नहीं मानते हैं या जो मैंने पहले भी कहा है, जैसे FIA के DG ने उनकी बात नहीं मानी, उनको उन्होंने बशीर मेमन साहब के साथ क्या सलूक किया देख लीजिए। उसके बाद जो दूसरे DG आए उन्होंने उनकी नाजायज़ बात नहीं मानी, उसका भी उन्होंने फ़ौरन ही छुट्टी कर दिया। इसी तरह मुख्तलिफ सेक्रेटरीज़ हैं, मुख्तलिफ IGs हैं, मुख्तलिफ आपके रेवेन्यू के कमिश्नर्स हैं, जो भी उनकी बात नहीं मानता है वो उनकी छुट्टी कर देते हैं या उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर देते हैं या उसको ब्लैकमेल करते हैं किसी न किसी तरह। तो ये सूरत हाल चल रही है। हालिया अभी जो सूरत हाल हुई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है जनाब इलेक्शन कमीशन के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने, जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है, जो अभी का इलेक्शन कमीशन है, इस इलेक्शन कमीशन ने लोगों का ख्याल है, मैं ख़ुद समझता हूँ कि उन्होंने चंद अहम आइनी मसले पर स्टैंड लिया और हुकूमत को टफ टाइम दिया और फिर वो उस आइनी मसले पर उनकी जीत भी हुई, क्योंकि वो आइन और कानून पे खड़े थे और हुकूमत या वज़ीर आज़म या सदर जो हैं वो गैर आइनी इक़दाम कर रहे थे। इस लिहाज से उनको शिकस्त भी हुई, तो उन्होंने स्टैंड लिया जिसकी बुनियाद पे वज़ीर आज़म साहब ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन से जो है वो बहुत ही नाराज़ थे, सख्त नाराज़ थे। फिर इलेक्शन कमीशन में उनका एक केस है जो मैं आगे चल के बताऊंगा, उसके हवाले से भी नाराज़ हैं क्योंकि उसमें आके उन्होंने चंद चीज़ें तेज़ी से करवाई हैं जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है।
जो कि इमरान खान साहब को बिल्कुल पसंद नहीं आई है। तो बहरहाल इन इश्यूज़ के ऊपर तो ऑलरेडी इमरान खान साहब चाहते थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सफाया हो, इलेक्शन कमीशन उनके काबू में आए, लेकिन नहीं आ रहा था। काफ़ी हद तक आपने देखा डस्का का इलेक्शन है, उसके बारे में मैं बात करूंगा, और दूसरे इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन है, उसमें भी इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर जानिबदार रहा, जिसकी बुनियाद पे इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन बिल्कुल नहीं पसंद है। जब इमरान खान साहब को नहीं पसंद है तो उनके वो वज़ीर जो इमरान खान साहब की मुंह को देखकर बातें करते हैं और कानून और आइन और किसी चीज़ को नहीं, ना अखलाकियात को, बल्कि इमरान खान साहब के मूड को देख के बात करते हैं, और जैसा उनका मूड होता है इमरान खान साहब का तो उसी तरह का उनका अमल होता है। इल्ज़ाम लगा दिया इलेक्शन कमीशन के ऊपर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर कि आप सियासी हो गए हैं, आप इलेक्शन लड़ लें, और पता नहीं क्या क्या उन पर इल्ज़ामात लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनके वज़ीरों ने। एक वज़ीर ने तो पैसे लेने का और बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है, संगीन इल्ज़ाम लगा दिया है कि आप जी पैसे ले रहे हैं। इसके ये इल्ज़ामात के साथ साथ सदर पाकिस्तान की एक मीटिंग को मैं यहाँ कोट करूँगा जिसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मौजूद थे, और सदर पाकिस्तान जो सदर पाकिस्तान के मनसब में बैठे हैं उनका क्या रोल होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो सदर बैठता है वो पार्टी का सदर होता है, वो न्यूट्रल नहीं होता है। चंद सदर के अलावा जो भी बैठे उन्होंने अपने आप को तमाशा बनाया और मिरासी बनाया, इसके अलावा कुछ नहीं बनाया। और ये सदर भी वही हैं जिस तरह अभी देखा आपने कि उन्होंने वज़ीर आज़म के हवाले से जो स्टेटमेंट दिया है कि मुरीद दुनिया और फना, और अब मैं इस पर बोलना चाहूँ, बहुत कुछ लोगों ने बोल दिया है कि इस किस्म के सदर को बातें नहीं करनी चाहिए। हालांकि बहुत से इशूज़ हैं, महंगाई है, करप्शन है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, लाकानूनियत है, इतने मैटर्स थे, सदर उनको हाईलाइट कर सकते थे, लेकिन कैसे करते? सदर अगर हाईलाइट करते तो दूसरे दिन सदर फारिग हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान जो है वो किसी को नहीं बख्शता है, चाहे वो उनका वफादारी का आदमी क्यों ना हो, चाहे वो उनका जो है मोहसिनी क्यों नहीं हो, वो अना परस्त आदमी है, वो अकड़ अना में रहते हैं, और उनको ज़रा से भी अगर उनके इमेज के हवाले से या उनकी बात के हवाले से बात ना हो तो फिर वो उठाकर फेंक देते हैं। तो सदर साहब ने वही कहना है जो इमरान खान साहब जिस पे खुश होते हैं। 12 तो सदर साहब की मीटिंग में इलेक्शन कमीशन के सामने जो है वो सदर ये कहते हैं कि आपका चीफ इलेक्शन कमीशन कब रिज़ाइन कर रहा है। बताओ, ये बयान सदर को देना चाहिए, इसके ऊपर भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा है। इलेक्शन कमीशन जो है वह एक आज़ाद इदारा है। आइनी तौर पर 213 से लेकर 226 तक के जो आर्टिकल है वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन के हवाले से है, उसके काम के हवाले से, उसके इलेक्शन कराने के हवाले से, उसके ट्रिब्यूनल के हवाले से है, उसके कंडक्ट के हवाले से, उसके प्रोसीजर के हवाले से, उसके आज़ाद हैसियत के हवाले से, उसकी अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, उनकी फॉर्मेशन के हवाले से, सारी बातें 213 आइन के आर्टिकल से लेकर 226 तक मौजूद है। लेकिन एक आइनी और आज़ाद उम्मीदवार के आज़ाद इदारे के जो सरबराह को सदर पाकिस्तान जो है वो कहते हैं मीटिंग में कि ये कब रिज़ाइन कर रहा है, इसको बोलो रिज़ाइन करते हैं। मसलन ये स्टेटमेंट है, सोचिए क्या है। तो आइए अब इलेक्शन कमीशन सदर के इस स्टेटमेंट के ऊपर क्या एक्शन ले सकता है, और जो उनके 2 वज़ीरों ने स्टेटमेंट दिया है जिसका जिक्र मैं कर चुका हूँ, उस स्टेटमेंट के ऊपर इलेक्शन कमीशन को ये पूरा इख्तियार है कि वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। और एक स्कूल ऑफ थॉट्स कहता ये है आइनी माहिरीन कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर चार्जशीट करेगा। वो चार्जशीट के बाद अगर वो ये समझता है कि इनकी स्टेटमेंट जो है इन दोनों वज़ीरों की मुनासिब नहीं है तो फिर वो आइन के आर्टिकल 62-63 के तहत इनके ख़िलाफ़ डायरेक्ट कार्रवाई कर सकता है इलेक्शन कमीशन, ये इनके ख़िलाफ़, इन 2 वज़ीरों के ख़िलाफ़। ये बात मौजूद है, ख़ुद सदर के ख़िलाफ़ भी किया जा सकता है। लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट्स कहता है कि जी इलेक्शन कमीशन भी इख्तियारात हैं उसके पास, लेकिन उसको चेयरमैन सेनेट और स्पीकर नेशनल असेंबली से को एतमाद में लेना होगा। ये एक स्कूल ऑफ थॉट्स है। लेकिन मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स जो है वो ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि ये जो बातें की गई हैं उसके बाद अगर ये प्रूव नहीं कर सके ये लोग कि ये सच बोल रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकता है 62-63 के तहत, और उसमें 5 साल नाअहली भी है और उसके बाद ताहयात नाअहली भी। आपने देखा है कि मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली को जब नाअहल किया जाता है, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी का था, उसमें स्पीकर नेशनल असेंबली ने रूलिंग दी थी कि जी आप इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल किया था।
इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब को तायात नायल किया गया, इसी तरह और मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली को तायात नायल किया गया, ठीक है। बहुत सारे लोगों को तायात नायल किया गया, बहुत सारे लोगों को 5 साल नायल किया गया। तो गोया सुप्रीम कोर्ट बता रहा है कि उसके पास ये इख्तियार है कि वो नायल कर सकता है। दूसरा इख्तियार जो है वो उसने ये इन जो फैसलों में ये भी साबित होता है कि चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ लोगों का ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन आज़ादाना तौर पर अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। अब किसी ने कहा कि माफ़ी मांग ले, माफ़ी मांगने के बाद माजी में भी माफ़ी मांगी गई है, आपको पता है PMLN के चंद लोगों ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माफ़ी एक्सेप्ट नहीं किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की। ये इख्तियार सवाबदीद इलेक्शन कमीशन का है कि जो इनको माफ़ी दे या ना दे या इनके खिलाफ कार्रवाई करे। तो गोया बहुत ही अहम केस है और इन लोगों ने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए और सदर पाकिस्तान का भी स्टेटमेंट मैंने कोट कर दिया है जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन इनके खिलाफ बासपुरस कर सकता है, इनको बुला सकता है। और इन दोनों के हवाले से इलेक्शन कमीशन को ये फुली अथॉरिटी हासिल है कि वो इनकी अगर बात को अगर ये अपनी बात को जस्टिफाई नहीं कर सके तो इलेक्शन और माफ़ी भी मांगे तब भी इलेक्शन कमीशन के पास सवाबदीद है कि वो इनको नायल कर सकता है। और नायलियत 5 साल की भी हो सकती है और ताहयात नायलियत भी हो सकती है। ये तो हो गई एक नई बात। दूसरी बात जो आती है वो ये आती है कि देखें इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ पटिशन इन्होंने लगा दिया, किसी अपने चमचे के ज़रिए वहाँ पहुँचा दिया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो रजिस्ट्रार है वो सबको पता है कि जी उसको लगाया गया है, हुकूमत ने लगाया है। ये वो आदमी था जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के कमरे में यानी उनकी साथ होता था और वो एक ब्यूरोक्रेट्स है और उस ब्यूरोक्रेट्स को उन्होंने वहाँ लगाया है रजिस्ट्रार। और वो बेसिकली एक लिहाज से आज़म खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनका आदमी है यानी प्राइम मिनिस्टर का आदमी है। तो उसने तो वो पटिशन जो कि सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन के आपके चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ लगाई थी किसी ने, उसको तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुस्तरद कर दिया। यानी जब सुप्रीम कोर्ट ने सुना वो पॉइंट वो चीज़ तो कर दिया और वो जो रजिस्ट्रार था उसने उसको एक्सेप्ट किया। गोया हमने पहले भी बताया था कि ये रजिस्ट्रार जो है वहाँ पे है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट्स है और प्राइम मिनिस्टर हाउस से आया हुआ है और प्राइम मिनिस्टर का ख़ास आदमी है। चुनांचे वो हर वो मुकदमा जो प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ होगा उसको वो रिग्रेट करेगा और जो प्राइम मिनिस्टर जिसको चाहेंगे कि ये एक्सेप्ट हो तो वो एक्सेप्ट करेगा। और उसकी एक मिसाल आपके सामने मौजूद है जो अभी किया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ उनकी अपॉइंटमेंट के ख़िलाफ़ सुना तो मैंने सुना है अभी न्यूज़ आई है कि जो उनको उन्होंने रिग्रेट कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन से इमरान खान साहब सिर्फ क्या ये इलेक्शन वोटिंग के ऊपर घबरा रहे हैं, सिर्फ कि ये वोटिंग पे उन्होंने मना कर दिया है। 37 एतराज़ात कर दिए, एक एतराज़ात का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। और मैंने सुना है इनके जो मिनिस्टरों ने जो कुछ भी चीफ इलेक्शन कमिश्नरों को कहा है उसमें वज़ीर आज़म की आशीर्वाद है। और ना भी मैं कहीं से सुनता तो पाकिस्तान के हर आदमी ये समझता है, जैसे पहले भी स्टेटमेंट मैंने अभी कोट किया प्राइम मिनिस्टर करते रहे हैं और अपोजिशन लीडर की हैसियत से करते रहे, उनसे कोई बात नहीं कि ये सारी बातें उन्होंने अपने वज़ीरों को कहा होगा और उनकी आशीर्वाद से इन वज़ीरों ने इंतहाई थर्ड क्लास, इंतहाई आपके गैर अखलाकी, इंतहाई जो है वो कहना चाहिए गैर आइनी, गैर पार्लिमानी और इंतहाई थर्ड क्लास एलिगेशंस लगाया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एक केस चंद दिनों में शुरू होने वाला है। इनको तो बुला लिया है उसने और वो एक्शन होगा, लेकिन इसके अलावा 2-3 केस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डस्का का केस है जो इलेक्शन कमीशन में पड़ा हुआ है, जहाँ पे आपको याद होगा कि इसकी इंक्वायरी हुई और पता ही चला कि जनाब ये सारी की सारी नादरा के ज़रिए दूसरी जगहों से और इंटेलिजेंस से इधर से ये चीज़ें प्रूफ आ चुकी हैं कि ये लोग कहाँ थे और किस तरीके से इन लोगों को रोका गया था। और ये सारे प्रूफ्स इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं जो कि अब इलेक्शन कमीशन 2-3 दिन में इस केस को टेकअप कर रहा है। तो डस्का वाला यानी सियालकोट डस्का वाला जो केस है वो इलेक्शन कमीशन के पास है और इलेक्शन कमीशन के जो हमारी इत्तलात हैं
पूरा प्रूफ मौजूद है कि इन लोगों को जो है वो आपके ज़बरदस्ती रोका गया था और इनको जो है इनके ज़रिए जो है वो आपके बड़ी धांधली कराई गई थी। तो ये इलेक्शन कमीशन इसका फैसला करेगा, जो फैसला बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि मेरिट पे करेगा, तो ये गवर्नमेंट और इनके लोग जो हैं वो हाथों में हथकड़ियाँ लग जाएंगी इनके। दूसरी चीज़ ये है कि इस पर भी हुकूमत बड़ी घबराई हुई है और 2 और केसेस हैं। उनमें एक फैसल वोडा का केस है जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है और मेरिट पे करना है। तो क्रिस्टल क्लियर केस है कि फैसल वोडा साहब की नाअहलियत 100 नहीं 2000% कन्फर्म है, बस इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर अपना फैसला सुनाना है। और तीसरा फॉरेन फंडिंग केस है जिसके बारे में कहा जाता है, हमारे पास भी उसके बहुत डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स हैं और स्टेटमेंट्स हैं और ईमेल्स हैं जिसके ज़रिए ये कंफर्म होता है कि इसमें खरबों की करप्शन, मेगा करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और कौमी सलामती के ख़िलाफ़ काम हुआ है। तो ये भी इलेक्शन कमीशन के पास है। इसलिए इलेक्शन कमीशन अगर मेरिट पे आ जाए और उसके ऊपर कोई दबाव ना हो तो आज इलेक्शन कमीशन इन अहम तरीन केसेस के फैसले सुनाएगा, जैसा कि लग रहा है कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन अब दबाव में नहीं आ रहा है और वो फैसला सुना रहा है। एक और बात करता चलूं कि आपने ज्वाइंट सेशन में देखा होगा कि ज्वाइंट सेशन में जब सदर पाकिस्तान खिताब कर रहे थे तो ये पहला ज्वाइंट सेशन था जिसमें ना आर्मी चीफ थे, ना तीनों चीफ थे, ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, ना अहम तरीन लोग इस ज्वाइंट सेशन में मौजूद थे। ये भी बहुत बड़ा इशारा है समझने वालों के लिए कि इस वक्त हुकूमत में इस्टेब्लिशमेंट में क्या है और मेन इस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है और चंद इस्टेब्लिशमेंट के किरदार कहाँ खड़े हैं और आइंदा आने वाला इदारों पे से दबाव हटाने का इशारा कहाँ से होगा। और जब इदारे दबाव से हटेंगे तो फिर मेरिट पे फैसला होगा तो इस हुकूमत का क्या होगा। ये थी चंद बातें। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।